हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो लास्ट के सेशन में हमने दो फंड्स के बारे में बात की थी। पहला है मोन्यूमेंट इंटरनेट फंड और दूसरा है हेज फंड। तो मोनो और इन दोनों घटनाओं में हमने दो सबक सीखे थे। पहला है कि स्टॉक मार्केट में बड़े बड़े फंड मैनेजर्स, बड़े बड़े दिग्गज भी गलत साबित हो सकते हैं। और दूसरा है, जब भी किसी स्टॉक्स को पहले से ही बहुत ज़्यादा हाइप किया जाता है, उसके फ्यूचर के भविष्य के रिटर्न को समझते हुए, तो ऐसा हो सकता है कि आज के समय में वो इतना बुलिश है कि वो उसके एक्चुअल प्राइस में ही हमें मिल नहीं रहा है, और अगर हम उसको ओवर वैल्यूड प्राइस में खरीदेंगे तो आने वाले समय में हमें सिर्फ उससे नेगेटिव रिटर्न ही मिलेगा। इसी संस्करण को आगे बढ़ाते हुए आज हम स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री को समझेंगे। तो यूएसए स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री को मैं तीन सेगमेंट्स में बांट रहा हूँ। पहला है हमारा 1929 टू 1945, 1945 टू 1975 एंड देन 1975 टू 1985। तो पहले शुरुआत करते हैं हम 1929 से। 1925 टू 1929 में यूएस स्टॉक मार्केट में उत्साह का माहौल था, और स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। इसी समय में जनरल मोटर्स टाइकून जॉन जे रस्को, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था लेडीज होम जनरल में, जिसका टाइटल था एवरीवन ऑट टू बी रिच। जॉन जी का मानना था, अगर आप हर महीने $15 का निवेश करेंगे और डिविडेंड को भी वापस से री इन्वेस्ट करेंगे अगले 20 सालों तक, तो आने वाले 20 साल के बाद आपकी जो कुल संपत्ति है वो $80,000 की बनेगी। जानते आगे क्या हुआ? अगर हम जॉन की बात को सीरियसली ले और उसको समझने की करें, तो यूएसए में जो यूएसए जैसे अपने यहाँ सेंसेक्स होता है, निफ्टी होता है, यूएसए में होता है डीजेआईए, दो जॉ दो जॉ इंडस्ट्रियल एवरेज स्टॉक्स। और उसके हम किसी भी स्टॉक्स को ले 1930 से 1945 तक, और हम $15, सपोज करो अगर कोई यूएसए का बंदा $15 अगर ये 20 साल तक निवेश करता, तो उसकी कुल संपत्ति होती $8,000 विथ रिस्पेक्ट टू, जो कि उसने 20 सालों में जो इन्वेस्ट किया है $3,600 के, जो कि जॉन जे रस्कोप के जो प्रेडिक्शन है उससे बहुत ही दूर है। तो इसमें हम ये समझ सकते हैं कि 1929 से लेके 1950 तक का अगर मार्केट को हम समझेंगे, तो ये स्विंग ट्रेडिंग का मार्केट था। इस मार्केट में इस मार्केट में वो लोग ज़्यादा सक्सेसफुल हुए जिन्हें स्विंग ट्रेडिंग समझ में आती थी, जो पैसा लगाते थे, जो सही समय में पैसा लगाते थे और प्रॉफिट बुक करके निकल जाते थे, बजाय उनके जिन्होंने पैसा लगा के लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दिया। अब हम आते हैं हमारे दूसरे संस्करण में, जिसमें आता है हमारा एक 1965 टू 1975। अरे हाँ, इससे पहले मैं एक चीज़ तो बताना भूल गया कि 1935 से 1955 के बीच में लोग बाग स्टॉक से ज़्यादा जो रुचि थी यूएसए में वो है बॉन्ड्स में, क्योंकि उनके रिटर्न्स नॉर्मली ज़्यादा लोग भरोसेमंद होते थे। तो उस टाइम बहुत सारे यूएसए स्टॉक बॉन्ड्स होते थे, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते थे, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते थे। तो लोग बॉन्ड्स में ज़्यादा रुचि रखते थे, क्योंकि उनको पता था, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जानते थे कि स्टॉक्स मार्केट फ्लक्चुएटिंग है, और इसमें हम लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट नहीं कर सकते, और रिटर्न की गारंटी नहीं है। तो ये है। तो तो ये जो दौर था, इसमें जो नॉर्मल जो एवरेज बंदा था, जो यूएसए का जो नॉर्मली जो बंदे लोग जो करते थे, जो इन्वेस्ट करते थे, वो बॉन्ड्स में करते थे। अब हम दूसरी कहानी की तरफ जाते हैं, दूसरी घटना में जाते हैं, जो है हमारा 1965 टू 1975। ये वो दौर था जब आपका पैसा या तो स्टॉक्स में होता, या आपका पैसा या तो बॉन्ड्स में होता, आपको इसमें नेगेटिव रिटर्न ही मिलना था। तो इस दौर में सबसे जब बंदा जो सेफ था इन 10 साल में, जिसने अपने पैसे को या तो एफडी करा रखी थी, या तो अपने पैसे को अपने निजी अकाउंट में रखा था, उस बंदे का रिटर्न स्टॉक से और बॉन्ड से बेटर था। बॉन्ड्स में भी उस टाइम गवर्नमेंट ने क्या कहते हैं एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लगा दिया था, जिस कारण लोगों को जो है उनका जो भी रिटर्न उन्हें बना था वो पूरा न्यूट्रलाइज हो गया था।
और तीसरा जो दौर है जो हम बात करेंगे 1980 से 1990 की, ये एक ऐसा दौर था जब स्टॉक मार्केट्स ने पॉजिटिव रिटर्न्स देना चालू किया, लेकिन इन्फ्लेशन रेट इतना ज़्यादा हाई हो गया था कि आप कि इन्वेस्टर्स को उस पैसे से उनको प्रॉफिट गेन ही नहीं हुआ। उनका सारा पैसा इन्फ्लेशन में डाइल्यूट हो गया। तो आज आप सोच रहे होंगे कि ये बंदा क्या कह रहा है कि हम स्टॉक मार्केट में पैसे ही ना लगाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ये मैं ये इतिहास आपके सामने, इस हिस्ट्री को आपके सामने इसलिए पेश कर रहा हूँ क्योंकि इसके दो कारण हैं। पहला है कि अक्सर हम अपने फैमिली में बड़े बुजुर्ग को ये कहते हैं, पेरेंट्स को ये कहते हैं कि अगर आप 90s में किसी स्टॉक को खरीद लेते तो आज हम करोड़पति होते। विप्रो की कहानी तो सभी नहीं जानते हैं, इन्फोसिस की कहानी भी सब जानते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे पेरेंट्स ने जो डिसीजन लिया था उस टाइम वो एकदम करेक्ट था, क्योंकि उनकी हिस्ट्री उस चीज़ को सपोर्ट ही नहीं कर रही थी। और उस टाइम इतना टेक्नोलॉजी भी नहीं था, वो एक अलग बात है। लेकिन ये है कि अगर हिस्ट्री सपोर्ट करती तो वो लोग भी इन्वेस्ट करते, लेकिन उनका जो इतिहास था वो सपोर्ट ही नहीं कर रहा था, तो वो कैसे अपने हार्ड अर्न मनी, अपनी मेहनत की कमाई पैसे को ऐसे इन्वेस्ट कर देते बिना मतलब सोचे समझे। और दूसरा कारण है क्यों 1929 से लेके 1975 में मार्केट के फ्लक्चुएट होने का दूसरा सबसे बड़ा कारण था कि कंपनी के पास अपनी R&D टीम और मार्केटिंग टीम प्रॉपर नहीं हुआ करती थी। करेक्ट। इनका उस टाइम पे ऐसा था कि कंपनी बिजनेस कर रही थी, प्रोडक्ट बिक, जब तक उन सर्विस अच्छी चल रही है, प्रोडक्ट बिक रहा है, उनका उनके अच्छे वारे नारे होते थे। लेकिन उसके बाद जब समय बदलता था और जब ऑडियंस की जनता की रिक्वायरमेंट बदलती थी, तो उनके पास एक R&D टीम ही नहीं थी जो ये प्रेडिक्ट कर सके कि अब हमें किस तरह से अपने बिजनेस मॉडल को चेंज करना चाहिए। एंड सेकंड, उनकी मार्केटिंग टीम के ऊपर इतना ज़्यादा वो लोग फोकस नहीं हुआ करते थे, इतना मार्केटिंग एक्सपेरिमेंट नहीं करते थे। तो अगर आप समझना चाहते हैं तो कोटेक की कहानी को आप जानते ही हैं। जब ये रील्स, जब हमारा जो डिजिटल कैमरा आने लगा, तब भी कोटेक ने कहा कि हम रील्स वाले कैमरे ही बनाएंगे। नतीजतन क्या हुआ कि 25,000, 30,000, 15, 20,000 के जो कैमरे हैं उनको आने वाले समय में 1,500, 2,000 में भी बेचने पड़े। लेकिन तब भी लोग उसे खरीदने को तैयार नहीं थे, क्योंकि डिजिटल कैमरा और मोबाइल ने वो जगह ले ली थी। तो इसी तो यहीं इसी टॉपिक के यहीं पे मैं अपने सेशन को यहाँ खत्म करता हूँ। थैंक यू।